नमस्कार, मैं समीर पलनितकर। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम फिर बात करेंगे। ये भाग दूसरा है जो जानने की कोशिश करेगा कि ये बगावत, ये युद्ध हुआ क्यों था। आओ देखते हैं। तो ये भाग दूसरा है। जो लोग सीबीएसई के थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अ, उसमें जो भी मटेरियल दिया गया है उसके करीब-करीब समान मटेरियल ही इस प्रेजेंटेशन में है। तो चलो देखते हैं कि क्या-क्या भाग थे। सो सबसे पहले जो अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और वहाँ के जमींदारों की जमीन छीन ली, ये पहला और महत्वपूर्ण कारण था। उसके अलावा बहुत से सामाजिक कारण थे, जो अपनी जाति व्यवस्था थी उसका सुधार करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनका जो सलूक था, उस पे शक किया जा रहा था। एक जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट नाम की चीज़ है जो हम बात करेंगे। और अ, लोगों में एक प्रकार का तनाव था, उनको शक था, उनको वो नाखुश थे अंग्रेज़ों से। जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, और उन उन वो नाखुश थे। तो ये कुछ-कुछ कारण हैं जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ। लेकिन विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले 1854 में अ, अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा किया। और वो करीब-करीब ऐसे हुआ, जो मणिकर्णिका जी थी, वो झांसी की रानी थी। उन्होंने झांसी के राजा से 1842 में शादी की थी, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। और वो जो राजा थे, राजा गंगाधर राव झांसी के, उनकी 1853 में मौत हुई। लेकिन उनका और रानी झांसी की रानी का कोई अपनी संतान नहीं थी। तो उन्होंने आनंद राव नाम के एक लड़के को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अ, उसको मान्यता नहीं दी। तो अंग्रेज़ों ने एक नया नियम लागू किया था जिसको वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। जिसका मतलब होता था कि राजा की खुद की संतान ना हो, तो वो राज्य अपने आप अंग्रेज़ों की तरफ चला जाएगा और अंग्रेज़ उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। और 1854 में झांसी की रानी को अंग्रेज़ों ने बोला कि आपको हम 60,000 रुपया पेंशन देंगे। आप झांसी पर अब अ, अंग्रेज़ी हुकूमत होगी और हम कब्ज़ा कर रहे हैं। और उनको उनके राजमहल से जाने को कहा गया। लेकिन उस वक़्त रानी ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूँगी। तो ये एक शुरुआत थी, अ एक कारण था। फिर आगे आप देखेंगे कि जो अवध था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा इलाका था, जब उस वक़्त पे अंग्रेज़ों की हुकूमत के नीचे नहीं था। ये जो बाकी के गुलाबी रंग के देख रहे हैं आप, वो सारे अंग्रेज़ी हुकूमत के हिस्से थे, लेकिन बस ये अवध बचा हुआ था। और उस वक़्त पे जो गवर्नर जनरल थे डलहौसी, उनकी आँख अवध पर थी। क्योंकि अवध बहुत ही अ, बहुत ही रिच था। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी थी इंडिगो और कॉटन के लिए। और 1856 में डलहौसी ने अवध पे कब्जा किया, ये कह के कि उसके जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो ठीक से राज्य नहीं कर रहे और लोग उनसे नाखुश हैं। तो बड़ा छोटा-सा ही और छिछोरा-सा कुछ कारण दिया गया और अवध पे कब्जा किया गया। तो ये लोगों को बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी लगी। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया और उनको 12 लाख की पेंशन दी गई। लेकिन अवध बहुत ही धनवान राज्य था और ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा लोगों को लगा। तो ये दूसरा कारण था। फिर तीसरा कारण, जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया, तब तब तक वाजिद अली शाह के नीचे जो तालुकदार थे, वो उसको ज़मींदार भी कहते हैं अलग-अलग क्षेत्र में, लेकिन अवध में उसको तालुकदार कहते थे। और
अरबी भाषा में उसको तालुकदार कहते हैं, फारसी में उसको ज़मींदार कहते हैं। तो जो तालुकदार थे उनके पास अ, बहुत सत्ता थी और उनके पास बहुत सारी ज़मीन भी थी। हर एक तालुकदार के पास 200 से 12,000 तक सिपाही होते थे और वो अपने-अपने तालुक में से नवाब को हिस्सा देते थे, टैक्स देते थे। और उस वक़्त पे करीब 67% अवध ये तालुकदारों के नीचे था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ आए और उन्होंने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने पहले तो उनको तालुकदारों से डर लगता था क्योंकि ये तालुकदार यदि बगावत कर बैठे तो अंग्रेज़ हार जाएँगे, ऐसा लगता था। इसलिए सबसे पहले उनसे उनके सिपाही और उनके जो शस्त्र थे वो छीन लिए गए। उनके जो सारे किले थे वो अ, वो गिरा दिए गए। और फिर अंग्रेजों ने ब्रिटिश समरी सेटलमेंट नाम का एक एक्ट लाया 1856 में, जिसमें काफ़ी तालुकदारों की ज़मीन ले ली गई। क्योंकि इस एक्ट के तहत ऐसा कहा गया कि इन तालुकदारों ने इस ज़मीन पर गलत तरीके से कब्ज़ा किया है, उनका कोई हक नहीं है उस ज़मीन में और ये ज़मीन किसानों की है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसा करने से किसान बहुत खुश हो जाएँगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और सेटलमेंट एक्ट के बाद सिर्फ 38% अवध की ज़मीन तालुकदारों के पास रही। तो तालुकदार बहुत ही नाखुश थे अंग्रेज़ों से। लेकिन ये जो सारे किसान थे, जो उनको लगा था कि उसके उससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जैसा लगा वैसा हुआ नहीं। तो सेटलमेंट एक्ट में ऐसा कहा गया था कि ये ज़मीनें जो जो उस ज़मीन को बोता है उसको दी जाएगी, लेकिन और उससे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उन किसानों का वो कम हो जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो लगान लगाई गई उन पे, वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो तालुकदार हटने के बावजूद, जो मिडलमैन कहते हैं वो हटने के बावजूद, अंग्रेज़ों ने इतनी ज़्यादा लगान लगाई कि कुछ-कुछ जगह 30% से 70% हो गई लगान। और दूसरी बात ऐसी हुई कि तालुकदार उसी इलाके के होने के कारण उनको पता था कि कभी फसल अच्छी नहीं हुई, तो ऐसे वक़्त पे थोड़ी-सी नरमी बरतते थे। उनको टैक्स में रियायत देते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने वैसा नहीं किया। सो जब फसल अच्छी नहीं होती थी, अंग्रेज़ों ने कहा हमको तो हमारी टैक्स मिलनी ही पड़ेगी और ये बड़ी दिक्कत की बात थी। और तो और इसके ये सब के कारण जो सामाजिक व्यवस्था थी, पहले नवाब, उसके नीचे तालुकदार, उसके नीचे किसान, ये सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो गई। और इन इन कारण से नवाब नाखुश, तालुकदार नाखुश और किसान भी नाखुश। तो ऐसा कुछ हिसाब था और तालुकदारों का कहना था मतलब आप इस दाईं तरफ नज़र डालेंगे तो एक तालुकदार की का पत्र है। वो कहते हैं एक अंग्रेज़ को कि भाई आपने हमारे हमारे देश में आए, हमारे राजा को भगा दिया, अब आप हमारा जो राज्य है, हमारी जो ज़मीन है उसको भी आप छीन रहे हैं। तो अब तो लोग आपके विरुद्ध बगावत तो करेंगे ही। तो ऐसा कुछ कहा गया। तो ये रहा जो ज़मीन का और मामला था वो। अब देखते हैं धर्म और सामाजिक व्यवस्था पे कैसे अंग्रेज़ों ने हाथ डाला। पहले-पहले अंग्रेज़ जो सामाजिक व्यवस्था और धर्म के मामलों के बीच पड़ते नहीं थे। वो सिर्फ़ पैसा कमाने आए थे और उतना ही करना चाहते थे। उन्हें इस व्यवस्था को हिलाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिशनरी भी आने लगे। अब वो मिशनरी आने लगे, तब काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन होने लगा और वो हिंदू या मुसलमान थे, वो अब क्रिश्चियन बनने लगे। उसके अलावा जो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, जैसे विलियम कैरी जैसे जो मिशनरी थे, उन्होंने देखा कि सती की प्रथा गलत है और उन्होंने बहुत बहुत प्रयत्न किया और उस सती की जो प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई अंग्रेज़ों की तरफ से 1829 में। और जबकि आज हम देखते हैं तो सती की प्रथा ख़त्म करना अच्छा था, लेकिन उस वक़्त पे लोगों को ऐसा लगा कि उनका जो धर्म है, उनकी जो सामाजिक प्रथाएँ हैं, वो अब खतरे में हैं और ये
बाहर से आने वाले फिरंगी हमारी सामाजिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं और इसीलिए लोग काफी नाखुश थे धर्म और सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन से। फिर और एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि 1820 तक अंग्रेजों के सिपाहियों की तरफ काफी दोस्ती होती थी। वो घुल मिलते थे। काफी अंग्रेज अफसरों को हिंदुस्तानी आती थी और उसी में वो बात करते थे। लेकिन 1840 के बाद ये मामला बदलने लगा। अंग्रेजों को जब पता चला कि उनकी हुकूमत अब मजबूत हो रही है, तो वो सिपाहियों को नीचा देखने लगे। उनको क्या चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में कम चिंता करने लगे और इसके कारण अंग्रेजों और सिपाहियों के बीच शक पैदा होना शुरू हो गया। और उसके कारण उनके बीच के जो संबंध थे, उसमें तनाव आना शुरू हो गया। फिर और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बंगाल की जो सेना थी अंग्रेजों की, उसमें अस्वस्थता। तो हुआ ऐसा कि अंग्रेजों की 3 सेनाएँ थी। बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी में जो सेना थी उसको बंगाल आर्मी कहते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी की मद्रास आर्मी और बम्बई की बॉम्बे आर्मी। और बंगाल आर्मी में जाति व्यवस्था के अनुसार लोगों को लिया जाता था और पहले-पहले बंगाल आर्मी में एक भत्ता दिया जाता था फॉरेन सर्विस के लिए कि आप बंगाल से बाहर जाओ तो आपको एक भत्ता मिलता था। अदरवाइज सिपाहियों को कम पगार मिलती थी। बाकी राजा देते थे उससे ज्यादा मिलती थी लेकिन उनको लगता था कम थी और उनको उसके अलावा एक भत्ता मिलता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने अवध और वेस्टर्न यूपी के जो इलाके थे वो भी सारे उस पर कब्जा कर लिया, तो वो सारे बंगाल के अंदर आ गए। अब जब वो सारे बंगाल के अंदर आ गए तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से वहां पे जाने के लिए भत्ता देना बंद कर दिया। तो सिपाही उससे खफा हो गए। फिर उसके बाद एक जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आया। तो उसका कारण ऐसा था कि अंग्रेजों को भारत के अलावा बर्मा में भी जा रहे थे और वहां पे मद्रास और बॉम्बे आर्मीज जाती थी। लेकिन उनको कोई उनको जाना जरूरी होता था नियम के अनुसार। लेकिन बंगाल का ऐसा था, उनके साथ ऐसा करार किया गया था कि वो वहीं पे जाएंगे जहां पे वो चल के जा सकते हैं। और बर्मा जो है उस वक्त पे सबसे आसान तरीका था समंदर के थ्रू जाने का। तो जब 1856 में जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आया, उसमें जितने सारे नए सिपाही थे उन वो बंगाल आर्मी में भी हो तो भी उनको फॉरेन सर्विस के लिए हाँ बोलनी पड़ती थी मद्रास और बंबई की तरफ, जो पुराने सिपाहियों को हाँ नहीं बोलनी पड़ती थी। तो अब ऐसा हुआ कि बंगाल में जाति के हिसाब से सिपाहियों को लिया गया था। जो दो ऊपरी जातियों के सिपाही थे, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो नए लोगों को बोला जा रहा है तो उनको भी शायद ऐसा बोला जा सकता है और यदि उनको पानी के पार जाना पड़ेगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनको अपना खाना दूसरी जातियों के सिपाहियों के साथ खाना पड़ेगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे प्रकार की उस वक्त कल्पनाएं थी। तो इसके कारण बंगाल आर्मी में काफी अस्वस्थता थी इन 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 सारे परिवर्तनों के कारण। तो अब देखते हैं कि वैसे तो और भी अपन कारण निकाल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण ये थे। झांसी पर कब्जा 1854 में, अवध पर कब्जा 1856, बहुत महत्वपूर्ण। तालुकदार की जमीन छीन ली गई। किसानों पर बहुत ज्यादा लगान लगाई गई। लोगों को लगा कि उनका धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को खतरा है। अंग्रेज बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, सिपाहियों को बहुत छोटा, और बंगाल आर्मी में बहुत सी अस्वस्थता। ये कुछ कुछ कारण है जिसके कारण 1857 का युद्ध छिड़ा। अगले भाग में हम और भी कुछ चीजें देखेंगे, लेकिन इससे अब दूसरा जो भाग है कि
कारण 1857 के युद्ध वो खत्म होता है। धन्यवाद।